देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करेंगे हेडलाइंस का। इसरो का स्पेसएक्स मिशन लॉन्च। अब 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेंगे इसरो। ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। 3 राज्यों में बर्फबारी। यूपी में विजिबिलिटी 50 मीटर, एमपी में तापमान 3.5 डिग्री, राजस्थान में कल माइनस में जा सकता है पारा। किसान नेता जगदीश सिंह के सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। किसान नेता को अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकी पंजाब सरकार। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। उग्रवादियों के 4 बंकर के नष्ट, 2 को धर दबोचा। चेतना का रेस्क्यू। बोरवेल में जवानों का घुट रहा दम। 9 दिन से फंसी है मासूम। अधिकारियों के आश्वासन के बाद इंतजार कर रहा परिवार। केरला के कोझिकोड राजमार्ग पर यातायात में फंसी एम्बुलेंस। ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस में 2 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 20वें विश्व शांति महासम्मेलन में प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति प्रबंधक महासंघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में राज्यपाल ने यूनाइटेड फॉर पीस अ शेयर्ड विजन फॉर ह्यूमैनिटी पुस्तक का विमोचन भी किया और उसे शांति और मानवता के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यपाल ने कहा कि शांति केवल युद्ध और हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि यह समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने की अवस्था है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और यह आदर्श शांति एकता का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग, ध्यान और आयुर्वेद का केंद्र है। यह भूमि आध्यात्मिक शांति और संतुलन का स्रोत है। और आप सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मुझे आप बताइए कि 22 राज्यों में एक भी राज्य के अंदर ये योजना भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर पाई। तो इसके कारण से वो बेचारे बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और केजरीवाल जी की इस योजना से उनको अब ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से बाजी खिसक गई। अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा सी भी नैतिकता है, जरा सा भी उनके मन में पुजारियों और ग्रंथियों के प्रति सम्मान है, तो 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, कहीं भी लागू करके दिखा दो। शुरुआत तो करो, अपने अपने राज्यों में लागू करो ना। इसलिए बीजेपी हताश है हार के डर से, और चुनाव होने के पहले भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हार चुकी है। उधर एलजी ने कल एक चिट्ठी लिखी दिल्ली के मुख्यमंत्री को और उसमें कहा कि मैं बहुत दुखी हूं जिस तरीके से आपको एक टेम्पररी सीएम का। देखिए, उनको आप एलजी कहती हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय सक्सेना जी। तो उनको जो बीजेपी वाले कहते हैं उसी तरीके का वो लिखते हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता की जो चिट्ठी कल मिली थी वीके सक्सेना जी की, उसका जवाब आतिशी जी ने बहुत अच्छे ढंग से दे दिया है। उधर रमित मालवीय ने एक बार फिर सर आप पर हमला बोला है। उनका कहना है कि कई जगहों पर संजय सिंह के वोट। मैं तो कह रहा हूँ ये भारतीय झूठा पार्टी है। उसका अगर वो आईटी सेल देख रहा है तो बेचारा उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा, उसके पास और क्या चारा है। उसकी पार्टी का नाम ही जब भारतीय झूठा पार्टी है तो उसको झूठ बोलने के अलावा तो कुछ। वैसे मैं उसको मौका दे रहा हूँ, लीगल नोटिस भेज के मनोज तिवारी जी को भी मौका दूंगा, न्यायालय में आए और सारी बातों को वहां पे रखें। मैं गलत होऊंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, वो गलत होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि पूर्वांचलियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमको पूर्वांचलियों का वोट काटने नहीं देंगे। ये बात कान खोल के भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लो। अगर तुम दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का वोट काटोगे तो तुमसे अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, लीगल नोटिस भेज रहा हूं, न्यायालय में आके सारी बातों का एक एक करके जवाब देना।
और आप सांसद संजय सिंह को सुन रहे थे आप, जिनके द्वारा कई अहम बातें करी गई। रुक करते खबरों का, खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहाँ आज कई इलाकों में बदला रहेगा यातायात और साल के अंतिम और नए साल के आगाज पर डायवर्जन। वही ट्रैफिक डायवर्जन दोपहर से लेकर देर रात तक लागू रहेगा। वही हजरतगंज, चारबाग, अलीगंज, महानगर में डायवर्जन रहेगा। वही गोमती नगर, कामता, लालबाग चौक क्षेत्र में रहेगा डायवर्जन। अरे बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ट्रैफिक डायवर्जन दोपहर से लेकर देर रात तक लागू रहेगा। और साल के अंतिम और नए साल के आगाज पर यह डायवर्जन किया गया। जहां हजरतगंज, चारबाग, अलीगंज, महानगर में ये डायवर्जन रहेगा और गोमती नगर, कामता, लालबाग चौक क्षेत्र में रहेगा डायवर्जन। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां आज कई इलाकों में बदला रहेगा यातायात। साल के अंतिम और नए साल के आगाज पर यह डायवर्जन किया गया। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां ट्रैफिक डायवर्जन दोपहर से लेकर देर रात तक लागू रहेगा। और हजरतगंज, चारबाग, अलीगंज, महानगर में ये डायवर्जन रहेगा। और साल के अंतिम और नए साल के आगाज पर यह डायवर्जन किया गया, जहां ट्रैफिक डायवर्जन दोपहर से लेकर देर रात तक लागू रहेगा। फिर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़े। अविनाश जी, नए साल के जश्न को देखते हुए रूटों को डाइवर्ट किया गया, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए हर साल की तरह इस बार भी राजधानी लखनऊ में जो है कहीं ना कहीं नए साल के जश्न को लेकर जो है यातायात को कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट किया जाएगा। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो हजरतगंज, चारबाग, अलीगंज, महानगर के इलाकों को कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट किया गया है। गोमती नगर में कमता, लालबाग चौक, कहीं ना कहीं ये सारे रूट जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट किए गए हैं। नए साल में अधिक संख्या में लोग जो है जश्न मनाने के लिए कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलते हैं। प्रत्येक ऐसे महानगर हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है कहीं ना कहीं जो है नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो उससे में यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित न हो, लेकर तमाम जो है महानगर है वहाँ पर रूट डाइवर्ट कहीं ना कहीं किया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर जो है कहीं ना कहीं यातायात की तरफ से इस तरीके से दोपहर से ही रात तक ये जो है रूट डाइवर्ट कहीं ना कहीं किया गया है, ताकि जो है यातायात सुचारू रूप से चालू हो सके और जो है नए साल के जश्न में लोग जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, इमरजेंसी सर्विसेज यातायात में बाधित ना हो, उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है यातायात की तरफ से कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की गई। चलिए अविनाश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अहम जानकारी आज आपको बताया, जहाँ आज कई इलाकों में बदला रहेगा यातायात और साल के अंतिम और नए साल के आगाज पर यह डायवर्जन किया गया। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां यूपी के 3 आईएएस अफसर आज होंगे रिटायर और 1987 बैच की लीला नंदन होगी रिटायर और 1989 बैच के मनोज सिंह होंगे रिटायर। और लीला नंदन केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले की सचिव एसीएस मनोज सिंह यूपी में चल रहे प्रशिक्षारत और सहारनपुर के अपर आयुक्त सुरेंद्र राम होंगे सेवानिवृत्त। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं,
और यूपी के 3 आईएएस अफसर आज रिटायर होंगे। वहीं 1987 बैच की लीना नंदन होंगी रिटायर। वहीं 1989 बैच के मनोज सिंह रिटायर होंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां लीना नंदन केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले की सचिव। सहारनपुर के अपर आयुक्त सुरेंद्र राम होंगे सेवानिवृत्त। वहीं यूपी के 3 आईएएस और हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्श जी जुड़ गए। के बख्श जी, यूपी की 3 आईएएस अफसर आज रिटायर होंगे, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश कैडर के 3 आईएएस अफसर जो है रिटायर हो रहे हैं। 1987 बैच के आईएएस अफसर नीना नंदन जी, ये भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पे हैं, इस समय सचिव पद के पद पर हैं और ये उपभोक्ता मामलों का कार्य देख रही हैं। दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में 1989 बैच के हैं, मनोज कुमार सिंह। इन्हें हाल ही नवंबर माह में, नहीं अक्टूबर माह के लास्ट वीक में इन्हें इनके पद से हटा दिया गया था। इनके पास पर्यावरण और वन विभाग था और इनको एक मामले में इनको हटा दिया गया था और इस प्रतीक्षारत कर दिए गए थे। दूसरे आईएएस अफसर हैं जो पीछे से प्रमोटेड हुए हैं, सुरेंद्र राम, जो इसमें अपर आयुक्त सहारनपुर है। इन्होंने ये भी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो कुल मिला के 3 अफसरों को आज सेवानिवृत्ति मिल जाएगी। चलिए के बख्श जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट, 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ बिगड़ेगा मौसम और कई राज्यों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की गई। वहीं उत्तर भारत को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ेगा। आईएमडी ने रविवार को नया पूर्वानुमान जारी किया। 4 जनवरी को यूपी में नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना। वहीं यूपी में 30 दिसंबर से शीतलहर बढ़ने का भी अनुमान और 1 से 3 जनवरी तक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की उम्मीद बताई जा रही है। और उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया, जहां 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ बिगाड़ेगा मौसम। वहीं कई राज्यों के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की गई। और उत्तर भारत को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ेगा। आईएमडी ने रविवार को नया पूर्वानुमान जारी किया। 4 जनवरी को यूपी में नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बताई जा रही है, जहां यूपी में 30 दिसंबर से शीतलहर बढ़ने का अनुमान बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बताया, जहां पक्का पुल के बगल में 4 लेन का बनेगा पुल। वहीं पुल के निर्माण के लिए शासन ने दी है वित्तीय स्वीकृति। 93 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन का पुल। सेतु निगम 4 लेन के पुल का निर्माण कराएगा। वहीं 2 वर्ष के समय में बनकर तैयार होगा 4 लेन का ये पुल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सेतु निगम 4 लेन के पुल का निर्माण कराएगा। पुल के निर्माण के लिए शासन ने दी वित्तीय स्वीकृति। यहाँ 93 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन का ये पुल।
लखनऊ होकर जाने वाली कई ट्रेनों का समय परिवर्तित, वहीं 1 जनवरी से 18 ट्रेनों का समय में बदलाव किया गया। वहीं रेलवे स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान के समय में परिवर्तन, 1 जनवरी से 18 ट्रेनों का समय में बदलाव किया गया। जहां 1 जनवरी से 18 ट्रेनों का समय में ये बदलाव किया गया और रेलवे स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान के समय में परिवर्तन किया गया। और 1 जनवरी से 18 ट्रेनों का समय में बदलाव किया गया। जहां रेलवे स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान के समय में परिवर्तन किया गया और 1 जनवरी से 18 ट्रेनों का समय बदला गया। और सीधे रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। जो शब्द इस आदेश में हैं, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। The participation of children in political campaign activities raises serious concerns. दूसरा, deeply concerned. The National Human Rights Commission is deeply concerned about such expos. And they take a firm view, as they say, we take a firm view that the aforementioned post should be immediately removed and should be taken down. Immediately. But nothing has been done. So I want to first of all also highlight the real character and anti-children attitude of the Papi Aap, Arvind Kejriwal and Atishi Marlena. It raises three very vital issues. Why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena involving our innocent children and violating their dignity, which is their fundamental right, by these campaigns? Is he unsure? Is Arvind Kejriwal aware that he is losing the Delhi elections? Second, why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena violating the Constitution of India, Article 21, which guarantees personal liberty, dignity to our children? Why is he violating the Juvenile Justice Act? The laws of the country have no meaning for a Chief Minister, Atishi Marlena, who is sworn by the Constitution to protect and preserve it. And third is a question that the citizenry of our country in Delhi is asking. They're asking, why are you playing with young and impressionable
mines, and why are they? Why रुक करते हैं खबरों का। रायबरेली जिले के बीजेपी मंडल अध्यक्ष की सूची जारी कर दी गई। वही लिस्ट के अनुसार जारी लिस्ट में मुर्दों की हुई नियुक्ति। जिस नेता की 2 साल पहले हो चुकी मौत, बीजेपी ने उसे बना दिया जिला प्रतिनिधि। और संजय मौर्य की 18 मई 2022 को मृत्यु हो चुकी थी। बीजेपी जिलाध्यक्ष पदाधिकारियों की संवेदनहीनता। लिस्ट में संजय मौर्य को ये जिम्मेदारी मिली। चर्चा का बनी विषय। बीजेपी नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर मृतक संजय का नाम हो रहा वायरल। रायबरेली में जारी लिस्ट बनी चर्चा का विषय। बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी रायबरेली। एक सदर विधानसभा की सूची वायरल है जिसमें कि जिला प्रतिनिधि के तौर पे संजय मौर्य का नाम प्रिंट हुआ है, क्योंकि संजय मौर्य की 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान डेथ हो गई थी। अब ये चूक कहाँ से हुई? जिला चुनाव अधिकारी से हुई, या जिला प्रभारी से हुई, या जिला अध्यक्ष से हुई, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर ने मिसप्रिंट किया है? ये जांच का विषय है। फिलहाल ये दुखद है कि संजय मौर्य का नाम लिस्ट में जिला प्रतिनिधि के तौर पे आया है। इसकी सूचना क्षेत्र व प्रदेश दी जा चुकी है, और लिस्ट में नाम कैसे आया, कैसे चूक हुई, उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। महाराजगंज भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ी। वहीं महाकुंभ के मद्देनजर बढ़ाई गई सीमा की सुरक्षा। जिले में 84 किलोमीटर लंबी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वहीं निकटवर्ती प्रयागराज में आयोजित हो रहा है महाकुंभ, और पुलिस और सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की चेकिंग जारी। वहीं सीमा स्थित प्रमुख नाकों सहित पगडंडियों पर चेकिंग। वहीं अवैध घुसपैठ रोकने को 24 घंटे चेकिंग अभियान जारी रहेगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां लकड़ी चोरी में पिटाई का वीडियो वायरल। दबंग पर 2 फीट लंबी लकड़ी चोरी करने का आरोप लगाया गया, और साथ ही पीड़ित की मजदूरी न देने का भी आरोप लगाया गया। साकिब सैफी और अनीस सैफी को पीटने का दावा किया गया, जहां वायरल वीडियो में माफी मांगता दिख रहा मजदूर। और क्रिमिनल रिकॉर्ड का है आरोपी। थाने में FIR भी दर्ज है। वहीं दबंग आरोपी की शिकायत करने से डर रहा पीड़ित। खुर्जा कोतवाली को अब नहीं सौंपी गई तहरीर। कोतवाली के मोहल्ला सराय अल्लो का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और दबंग आरोपी की शिकायत करने से डर रहा पीड़ित। और बड़ी जानकारी आपको बताया, जहां खुर्जा कोतवाली को अब नहीं सौंपी गई तहरीर। और कोतवाली के मोहल्ला सराय अल्लो का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। 2 जनवरी को आएगा फैसला। चंदन गुप्ता हत्याकांड पर फैसला आएगा। NIA कोर्ट सुनाएगा सुरक्षित किया गया फैसला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। NIA कोर्ट की ओर से सुरक्षित किया गया फैसला सुनाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कासगंज हिंसा में हुई थी चंदन उर्फ अभिषेक की हत्या। सभी आरोपियों को पेश होने को कोर्ट का आदेश जारी। 26 जनवरी 2018 में यात्रा निकालने पर हुई थी हत्या। गोली मारकर की गई थी सुनियोजित हत्या। स्थानीय लोगों ने शहर में निकाली थी तिरंगा यात्रा, और पीड़ित पिता सुशील गुप्ता ने दर्ज कराई थी FIR। सलीम सहित 20 लोगों को कराया गया था नामजद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली मारकर
सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी गई थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, चंदन गुप्ता हत्याकांड में आएगा फैसला। एनआईए कोर्ट सुनाएगा सुरक्षित किया गया फैसला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोली मारकर की गई थी सुनियोजित हत्या। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर गौकशी की घटना को लेकर लोगों में नाराजगी जताई है और हिंदू संगठन के दबाव बनाए जाने पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए समय मांगा है। नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर इम्मा और गांव गाजरपुर के बीच खेतों में गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी पाकर ग्रामीणों के पहुंचते ही गौकश बाइक छोड़कर भाग निकले। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर अमरोहा से, जहां गौकशी की घटना को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है और हिंदू संगठन के दबाव बनाए जाने पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए समय मांगा है। नौगावां सादात क्षेत्र के गांव सैदपुर इम्मा और गांव गाजरपुर के बीच खेतों में गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया। अमरोहा से खबर आपको हम बता रहे हैं। सीओ साहब खड़े, इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, दोनों से आश्वासन ले लो एक बार कैमरों के सामने कि हाँ भाई सीओ साहब एक बार इधर कह दो, हमारा मामला दबने का नहीं है। कैमरे चल रहे हैं सबके, क्या सवाल कर रहे हैं? एक बार कह दो कि हमारा मामला दफन होने के बाद इसके दबने का नहीं है, जो भी कार्रवाई है पूरी होगी। मामला नहीं दबना चाहिए हमारा, जो उठाया है जिन्होंने बताया तो ये सवाल करते मैं कल भी पूछ लूंगा, जब कार्रवाई हो जाएगी तब बताओ। सीओ साहब खड़े, इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, दोनों से आश्वासन ले लो एक बार कैमरों के सामने कि हाँ भाई सीओ साहब एक बार इधर कह दो, हमारा मामला दबने का नहीं है। कैमरे चल रहे हैं सबके, क्या सवाल कर रहे हैं? एक बार कह दो कि हमारा मामला दफन होने के बाद इसके दबने का नहीं है, जो भी कार्रवाई है पूरी होगी। मामला नहीं दबना चाहिए हमारा, जो उठाया है जिन्होंने बताया तो ये सवाल करते मैं कल भी पूछ लूंगा, जब कार्रवाई हो जाएगी तब बताओ। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। तो इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां एडीआर ने जारी की मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा।
चंद्रबाबू नायडू हैं देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा 931 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर सीएम चंद्रबाबू नायडू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ममता बनर्जी के पास कुल 15 लाख की संपत्ति। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। यूपी के सीएम योगी के पास 1.54 करोड़ की संपत्ति है। संदीप, मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा एडीआर ने जारी कर दिया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? सबसे अमीर की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू का नाम सबसे ऊपर आया है। देखिए गरिमा, एडीआर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का जो खाका है वो पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करते हैं तो जो विभिन्न राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। इसमें अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। इनकी सबसे ज्यादा अमीर जो है वो सबसे संपत्ति इनकी देखने को मिली है। अगर बात करते हैं 931 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर सीएम के तख्त पर बैठे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी है उनका खाका देखा गया है तो सबसे गरीब जो है वो खाका दिखाया है, यानी कि 15 लाख की संपत्ति उनकी दिखाई गई है। तीसरी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनकी 1.54 करोड़ की संपत्ति जो है देखी गई है। तो ये एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक जो 31 मुख्यमंत्री हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और इस सामने में इसमें जो मुख्यमंत्री की जो सबसे ज्यादा जो संपत्ति है उसका खाका जो है वो तैयार करके दिया गया। बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर यूपी के सीएम योगी के पास 1.54 करोड़ की संपत्ति सामने आई है और देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जबकि सबसे गरीब मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी का नाम सामने आया है। और अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां अपना दल एस की 2 जनवरी को बड़ी बैठक। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 जनवरी को अपना दल एस की बड़ी बैठक। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, बैठक के बाद सामने आ रही है अपना दल एस की 2 जनवरी को बड़ी बैठक होगी, पूरी जानकारी क्या है इस बैठक से जुड़ी? कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत संभव बताई जा रही है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए जो है अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल 2 जनवरी को माल्यपुरम स्थित लखनऊ में जो है एक बड़ी बैठक करेंगे। उस बैठक में जो है कह सकते हैं कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर ये बैठक मानी जा रही है। खास तौर पे 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर भी घोषणा हो सकती है। और जो नए पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है बैठक है। बैठक में जो है जो जिला के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो तमाम जो है इस बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही जो है यूपी सरकार में जो मंत्री हैं आशीष पटेल वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साफ तौर पर बैठक
कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर ये जो बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं इस बैठक में करेंगी और साफ तौर पर आगे की 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाए और साथ ही पार्टी का कैसे विस्तार किया जाए, इन तमाम चीजों पर बैठक में चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। अहम बैठक की बात सामने आ रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर, अपराधियों की 140 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त होने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 7,546 अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा भी दिलाई। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 20 मार्च 2017 से 28 दिसंबर 2024 तक 217 अपराधियों को ढेर किए जाने के बाद 20 मार्च 2017 से लेकर 28 दिसंबर 2024 तक 217 अपराधी ढेर किए गए। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर। 7,799 बदमाशों को गोली मारकर घायल कर गिरफ्तार किए जाने की बात भी सामने आई है। 17 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 1,644 पुलिसकर्मियों को लेकर अहम खबर। यूपी पुलिस ने सोमवार को वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर मुरादाबाद से आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां पर मंदिर के जीर्णोद्धार कराने आगे आया नगर निगम। मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए नगर निगम आगे आया। बड़ी खबर आपको हम बता दें। टीम का गठन करके निगम कराएगा मंदिर का निर्माण। नगर आयुक्त और महापौर ने लिया फैसला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गौरीशंकर मंदिर को लेकर अहम खबर आपको हम बता दें। और इस बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का